क्या आ गिरा। डॉक्टर मंजू दीक्षित बहुत सिद्धस्थ कवयित्री हैं और अब इनकी उम्र का पता लग जाएगा तो लग जाए, अपना क्या बिगड़ रहा है। मतलब पिछले 40 साल से काव्य के मंचों पर हैं। उनके कई तरीके के कई किस्म के तेवर हैं। उन्होंने सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। आज वो महनीय कवित्री के रूप में हमारे बीच में है। मैं उनको एक बार बहुत ही आदर के साथ दावत देता हूँ कि आए आदरणीय डॉक्टर मंजू दीक्षित। पाठ का आदेश हुआ है। मैं सीधे सीधे आपके बीच कविता पढ़ूंगी। उससे पहले मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगी कि मध्य भारत हिंदी साहित्य के समिति के आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में ये काव्य गोष्ठी रखी गई है। लेकिन हमारे सत्तन दादा इतने विवेक से काम लेते हैं कि वो पहले ही समझ जाते हैं कि इस मंच पर किस किस को बुलाना चाहिए। उनको पता था कि अभी ये यूपी में चुनाव हुए हैं, वहाँ भगवा लहराया और वहाँ बुलडोजर चला, तो भगवा के रूप में मुझे बुलाया और बुलडोजर के रूप में समीक्षा को बुलाया। यहाँ बहुत अच्छा उनने काव्य पाठ किया। मैंने आज समीक्षा को पहली बार सुना है और जब मैं दादा से पूछा तो दादा से तो डर लगता है पूछने में, दादा ये कौन कवित्री है, मैं नहीं जानती। दादा ने कहा तू आप ना डमरू बना के जा। मतलब उनकी जो भाषा है मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब ये कवि सम्मेलन के मंच पर होते हैं तो हम अपने आप को इतना सुरक्षित समझते हैं कि जैसे हमारे पिता हमारे बीच में बैठे हैं, उनका वरद हस्त हमारे ऊपर है। मैं आपको सही बता रही हूँ। और मैं आपसे सीधे सीधे पहले मैं वैसे तो उन्होंने मेरा परिचय दे दिया है, मैं अपना परिचय अपने तरीके से देती हूँ। देखिए मैं भी 10 मिनट लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि वक्त बहुत कम है, दादा ने हमको बताया था। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे भी 5 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। आपने सबके चेहरे पढ़ लिए लेकिन मेरे को भी तो सुन लीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाइएगा, ठीक है ना। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ठीक है। जी 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 क्या चलिए आइए। देखिए मैं अपना परिचय देती हूँ। वैसे मेरा परिचय आदरणीय दादा ने दे दिया है, मैं अपना परिचय देती हूँ, सुनेगा। कि खुशबू से भीगे आंचल के शहर से आई हूँ, खुशबू से भीगे आंचल के शहर से आई हूँ, गीत की नगरी और गजल के शहर से आई हूँ। धर्म मेरा है प्यार बांटना, इश्क मेरा मजहब, मैं मंजू हूँ ताजमहल के शहर से आई हूँ। बहुत अच्छे श्रोता बैठे हैं। दादा ने यहाँ सभी रस के कवियों को आमंत्रित किया है। थोड़ी सी मुझे भी, मैं जानती हूँ सारी कुर्सियाँ खाली हो गई हैं, बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन जितने भी लोग बचे हैं सिर्फ काव्य प्रेमी ही यहाँ उपस्थित हैं। तो इसलिए आइए, दादा ने जैसा कहा कि मैं हर रस आपके बीच पढ़ सकती हूँ, तो मैं ज़्यादा लंबे लंबे गीत नहीं पढ़ूंगी। 4-4 पंक्तियों में अलग अलग बानगी दिखाने की कोशिश जरूर कर दूँगी। इसके बाद कविता पढ़ूंगी और ज़्यादा समय नहीं लूँगी, सुनेगा। हर रस के कवि को दादा ने आमंत्रित किया है, इसलिए मैं पहले कहना चाहती हूँ, आपकी अनुमति मांगना चाहती हूँ। सुनिए कि वीर रस का जो कवि वीरता की बात करे, वीर रस का जो कवि वीरता की बात करे, थोड़ी देर के लिए ही वीर बन जाइए। करुण कहानी कहे कोई करुणा का कवि, नेह भरे नयनों में जल भर लाइए। हास्य का खड़ा हो कवि कविता सुनाने को, तो हास्य का खड़ा हो कवि कविता सुनाने को, तो हास्य रसमयी वातावरण बनाइए। कभी सम्मेलन की सफलता जो चाहते हो, खुलकर जोरदार तालियां बजाइए। खुलकर, मुझे बस यहीं से स्टार्ट होना था, मुझे थोड़ा सा और मुझे वक्त दीजिए। सिर्फ 4 छंद सुनाऊंगी, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, क्यों मुझे पता है सबको जाने के लिए लगी हुई है। मुझे दादा ने कहा था कि ज़्यादा 1-1.5 घंटे 2 घंटे का ये चलेगा कवि सम्मेलन। मैं सभी लोगों ने अपना समय ले लिया, मैं अब सिर्फ 5 मिनट लूँगी, आप चिंता मत करिएगा। सुनिए मंजू, हाँ। बात ऐसी है कि जब कवि मंच पर आता है तो वो पूरा अपना राशन पानी किए बिना हटता नहीं है। और उसके मन में फिर भी ये रह जाती, भूख रह जाती कि थोड़ा और सुना देता तो और अच्छा रहता। अच्छे श्रोता हो तो अच्छा सुनाने का मन होता है।
और अच्छे श्रोताओं के बीच में अच्छी कविताओं का अवतरण भी उनके सम्मान की वृद्धि करने वाला होता है। यहाँ है हाँ, पूर्ण सम्मान। और उस सम्मान में हम तो कालिदास की नगरी के लोग हैं, वो तो मेघदूत से ही बात कर लेता था, मेघों को ही दूध बना के भेज देता था। तो इसलिए आप चिंता मत करो, ये जितने भी रसप्रेमी श्रोता बैठे हैं, नहीं मुझे पता है बैठे ज्ञानी जी बैठ गए तो फिर क्या है। नहीं ज़्यादातर यहाँ पे मैंने देखा है भूतपूर्व नौजवानों का ही सानिध्य है, तो इसलिए मुझे डर नहीं है। मैं एक छंद जी अभूतपूर्व भी लग रहे हैं, मुझे पता है भूतपूर्व भी हैं और अभूतपूर्व भी हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने। क्या बात है, क्या बात है। बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम। अच्छा, इतनी बढ़िया बात यदि इस उम्र में भी कोई कर ले ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी बहुत सालों से कवि सम्मेलन के मंच पर हूँ, सभी लोगों से मिलती रहती हूँ, तो मुझे सारे अनुभव ऐसे हो चुके हैं और अभी भी आज भी मुझे इतना बड़ा अनुभव मिल गया, मुझे और बल मिल गया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी दिल के तारों को किसी से जोड़ लेते हैं, इश्क के मामले में मजनुओं से होड़ लेते हैं, न जाओ उम्र पर इनकी ये वो रंगीन बूढ़े हैं कि ये चिकने मसूड़ों से सुपारी फोड़ देते हैं। इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, सीधे कविता पढ़ूंगी, आपके बीच पढ़ती हूँ मैं। देखिए अलग नहीं, देखिए ये आपकी सत्यता थी, इसलिए आपको पता है कि मुझे आपको हंसना चाहिए, इसलिए आपने इस चीज़ को स्वीकार भी किया। हकीकत है कि कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती, कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी नहीं होती, कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। सुनिए मैं पढ़ती हूँ अलग। आपने देखा है यूपी में चुनाव हुए, मैं यूपी से ही आई हूँ, आप देख रहे हैं कितनी खींचातानी चल रही है, उस खींचातानी के लिए पढ़ती हूँ और आपके बीच कुछ कहने की कोशिश करती है। ये क्या बात है, थोड़ा हल्का करो, आ रही आवाज आ रही है भैया, इसी थोड़ा सा हल्का सा खांसी ले रहा है, थोड़ा खींच रहा है, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। सुनो नहीं कुछ हल्का सा हुआ क्या, मेरे को कुछ हल्का नहीं, खुर जो हुई ना तो इसके ही कारण हुई। चलिए आइए, थोड़ा मुझे वक्त भी दे दिया इसने, चलिए कोई बात नहीं है। सुनेगा, ये जो मैंने चुनावी वातावरण जो अपने आगरे में देखा, यूपी में मतलब पूरे में आप लोगों ने भी देखा, टीवी पे सब लोग लगे रहे थे, उस दृश्य को देख के भारत माँ अपने करोड़ खाओ कैसे सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही थी, प्रत्यारोप लगा रही थी। तो देखिए मुझे कैसा लगा, मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा कि धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, भाग्यहीन भारती के भाग्य को सुधार दो, देश के दलाल तो ये देश को ही तोड़ देंगे, ऐसा ना हो कष्ट आए नींद में गुजार दो, यही है निदान देश पहले संकटों का आज, यही है निदान देश पहले संकटों का आज, संकटों के स्रोत जो है उनको ही मार दो, कोरोना के विवाद को तो बाद में भी देख लेंगे, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो। आपने एक दृश्य और देखा है टीवी में कि महिलाएं छोटे छोटे वस्त्रों को पहनकर आती हैं विज्ञापनों के। एक निवेदन आपसे करूं कि आप अगर कुछ सुनाना चाहती हैं तो मेरी भावना के अनुरूप एक गीत। ठीक है, मैं पढ़ती हूं। वो सन्यासी वाला। कौन सा सन्यासी? चल सन्यासी। हाँ, वो जो जोगी को जानते, चल बैरागी। मंदिर में। दादा मैं तो कविता पढ़ना चाहती थी। नहीं, अगर वो आप उसको सुनाएंगे तो ये लोग उसे प्रेम से सुन पाएंगे। ये घटना प्रधान स्थितियाँ जो है इनसे सब अवगत रहते हैं, लेकिन उस गीत में जो तत्व हैं वो अच्छे हैं, लोगों को अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा। चलिए अच्छा आपको लगेगा तो देख लीजिएगा, लगा दिखा, मैंने बता दिया था ना आपको कि कौन कहता है इस उम्र में इश्क की कहानी। अरे ये तो मैंने आपको बोल दिया है, मैं बताती हूँ आपको कि इश्क का रोग मत लगाओ तुम, मर्जी लाइलाज होता है, और मैं जिस शहर में होती हूँ उसमें पागलों का इलाज होता है, इसलिए आपके बीच में। अब देखिए मुझे इन्होंने ही बुलाया, इन्हें कुछ हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप सब लोग बैठे हुए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए आप 2 मिनट के लिए मुझे सुनिएगा
मेरी तरफ देखेगा और इनकी तरफ देखेगा, ठीक है ना। मुझे सुनिएगा, इनकी तरफ देखिएगा, लेकिन सुनिए मुझे। लेकिन मैं पूरी तन्मयता के साथ चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जब आदमी जब ये इतनी उम्र में ऐसा होता है ना, तब अजीब सा लगता है थोड़ा सा। तो आप 2 मिनट के लिए देख लीजिएगा, मुझे सुन लीजिएगा, सुनिएगा। जिस तरह ही बटके में आप बिहार में गई थी कवि सम्मेलन में, वहाँ के मुख्य अतिथि लालू प्रसाद यादव थे। उनसे मैंने एक प्रश्न किया कि एक बात बताइए, आपकी सड़कें बड़ी गड़बड़ाती रहती है। बोले ये में भाजपा का हाथ है। मैंने कहा आपके यहाँ की सड़कें बहुत खराब है। बोले ये में भी भाजपा का हाथ है। मैंने कहा आपके 9 बच्चे है। बोले ये में भी। तो इसलिए अब आप यहाँ देखिए, इन्होंने बुलाया है, मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए आप इनको देखिए, सुनिए। ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी, तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश। चेहरा हो बद शक्ल तो इसमें दर्पण का क्या दोष। ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। देखिए आप सब लोग ताली इसलिए बजाइएगा क्योंकि आप हम सब लोग यहाँ उम्र में हैं, इसलिए आप पूरी तरीके तालियां बजा के सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर मैं वही ओज भी बन जाऊंगी, तलवार भी बन जाऊंगी। सुनेगा आगे की पंक्तियां, सुनेगा कि जीवन का एक चक्र है प्यारे, जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे, कभी तपन से हारी भी तो है नदिया की धारे। ऐ जोशीले भंवरे तुझको, ऐ जोशीले भंवरे तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश। नहीं खिला कोई फूल तो इसमें मधुवन का क्या दोष। ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। आगे की पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनेगा, मतलब पूरी तरीके से दिमाग में रख लीजिएगा, इसलिए मैं पढ़ना चाहते हैं। सुनेगा कि बन के बहता पानी मिल जा यौवन के सागर से, शुरू तो कर एक प्रेम यात्रा तू मन के अंदर से। ऐ दीवाने प्रेमी तुझको, ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश। बाहों में नहीं जोश तो फिर आलिंगन का क्या दोष। ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। और इतनी रात में जो उनको शरारत सूझी है और आपको शरारत सूझी, उसके लिए पढ़ते सुनेगा कि रात के सन्नाटे में खन खन, रात के सन्नाटे में खन खन, खन के मेरे कंगन, हर करवट पर झंझन बाजे, बाजे मेरी झांझन। ओ संगीत के रसिया तुझको, ओ संगीत के रसिया तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश। तेरी नींद उड़ी तो मेरे कंगन का क्या दोष। ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। अंतिम पंक्ति पढ़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्याएं भंग हो जाती हैं, जिसमें कि ये तो एक बाबा ही हैं। कि ओ सन्यासी प्यासी प्यासी, ओ सन्यासी प्यासी प्यासी, धरती तेरे मन की, मेरा यौवन शीतल शीतल बदली एक सावन की। ओ भोले सन्यासी तुझको, ओ भोले सन्यासी तुझको कब आएगा होश, हो तुझको कब आएगा होश। भंग हुआ सन्यास तो मेरे यौवन का क्या दोष। ओ भटके बैरागी, ओ भटके बैरागी। ये श्लोक समाप्त हुआ। ठीक है ना, समझ आती हूँ नहीं, आपने देख लिया ना, इसलिए मैं आप कुछ नहीं पढ़ रही। अब मैं यहीं पर क्षमा चाहती हूँ। ठीक है ना, क्षमा की कोई बात ही नहीं है, वो तो ये सब जानते हैं कि इनके बीच में क्या है। और ये अगर सन्यासी भटक ही जाए तो आसाराम हो जाता है। हाँ, आसाराम हो जाता है, तो वो इसी फिराक में रहता है कि कहीं राधे माँ से भेंट होता है। मैं राधे माँ नहीं हूँ, मैं राधे माँ नहीं हूँ। तुलसी देख सुवेश, भूलई मूल न चतुर जन। वेरी गुड। अच्छा वेश देख करके मूर्ख लोग भ्रमित होते हैं, चतुर जन नहीं होते। अगर वो सबसे बड़ी देख ही कुवेश
तदपि सन्मानू, देखी कुवेश तदपि सन्मानू, जिमि जग जाम्बवंत हनुमानू। तो वेश कुवेश की बात मत कर रहे। भटका सन्यासी तो भटक गया, नहीं तो अटक गया, नहीं तो लटक गया, नहीं तो फटक गया, नहीं सटक गया। सन्यासी का क्या? इसलिए हाँ, नहीं जानती हो तो फिर काहे को बोलती हो? इसलिए समापन। वैसे मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आज के ज़माने में भाई ठीक ठाक हो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बहनों के हाथ का कंगन इनको पायल दिखाई देता है, और ये नशे में है, इनको माइक भी एक बोतल दिखाई देता है। यहाँ सबको बोतलें बांटी गई हैं। मैं देख रही थी पता नहीं कुछ गड़बड़ चीज़ तो नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही उसे मना कर दिया था। फिर मैंने पूछा अंदर जाकर सब सही सलामत चीज़ है, यदि आपकी अनुमति हो कि कविता पढ़ूँ और नहीं। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात यही है। जी जी जी। मैं देखिए आपके बीच माता जी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ, बस एक कविता पढ़ के मैं बस बैठती हूँ। बस एक कविता पढ़ के सुनेगा। देखिए माँ से शुरू की थी यहाँ कविता, और मेरे बड़े भाई ने भी माँ के ऊपर पढ़ी, सभी लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। अभी होली बीत के चुकी है, मेरा मन फाग पे भी सुनाने का था, मेरा मन श्रृंगार पर बोलने का भी था, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए एक रचना आपके बीच में जो मेरी प्रस्तुति वाली कविता है वो पढ़ती हूँ। आप सभी लोग इस कविता से परिचित भी होंगे, और जो नहीं भी हैं, यदि मैं सही बोल रही हूँ तो आपके बीच में समर्पित करती हूँ कि एक वृद्ध आश्रम में एक वृद्ध माँ अपने वृद्ध पति से क्या कह रही है। एक माँ की भावना को एक माँ व्यक्त करना चाहती है। मैं आपके बीच पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म। जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहें, ममता की कहानी को किससे कहें। सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, सारे गम ऊंच नीच सह जाते हैं, बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, पर क्यों ये बंधनों को तोड़ देते हैं। आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। देखिए कविता आप तक पहुंचती है तो मुझे तालियों से उत्साहवर्धित कीजिएगा कि मैं इस कविता को आपके बीच पढ़ूं। ये बिल्कुल सत्य हकीकत है, सुनिएगा। कि पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, पाल पोस कर इन्हें बड़ा करें हम, बड़ा कर पैरों पर खड़ा करें हम, कभी कोई एहसास होने नहीं दें, खुद रोए पर इन्हें रोने नहीं दें। इनके लिए तो कर जान कुर्बान, इनके लिए तो कर जान कुर्बान, अपनी ये अनबन शान कुर्बान, खुशियों को जिंदगी से जोड़ देते हैं, फिर क्यों ये आश्रमों में छोड़ देते हैं, फिर क्यों ये आश्रमों में छोड़ देते हैं। छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान खोलते हैं ये, धीरे धीरे जैसे जैसे होते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, क्रूरता के भाव मुख आने लगते, अपना ये असर दिखाने लगते, रथ को कुपथ पर मोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और जब शादी हो जाती है उसके बाद की हकीकत बयां करती हूँ कि जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, जिस दिन देख लें शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची कुची सभ्यता, पत्नी को मानते हैं परमात्मा और भूल जाते हैं ये माँ की आत्मा। सोचते नहीं है नहीं करते विचार, सोचते नहीं है नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लेते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। और एक और हकीकत आपके बीच पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, खांसते और थूकते भी डरते हैं हम, कहते हैं घर गंदा करते हैं हम, सांस में हमारी अब आती दुर्गंध, इसीलिए किया है हमारा ये प्रबंध। हम असहाय किस काम के रहे, हम असहाय किस काम के रहे, माता और पिता बस नाम के रहे, बुढ़ापे की बैसाखी को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रम